हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को जो कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर इस सीरीज को ज्वाइन करिए और रेगुलर रूप से यहाँ पर वॉच आउट करिए और साथ ही साथ यहाँ पर टॉपिक्स को जरूर पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं 2021 में यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन इतिहास, कला एवं संस्कृत से लेकर पूछे गए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में यहाँ पर स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड? तो ए बी सी डी इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहले का यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में यहाँ पर लगातार कोई ना कोई चीज या संदर्भ यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बने रहते हैं और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर के इसके टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पे मेमोराइज जरूर करें। इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखा जाए जो आंसर है वो है डी। देखिए, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में लगभग आपको 15 किलोमीटर, ठीक है, कितना 15 किलोमीटर यहाँ पर आपको दक्षिण में स्थित मांडी जो गांव है हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। और यहाँ पर देखा है तो खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और ईंटें यहाँ पर आपको प्राप्त हुई, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना था 2021 में। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के यहाँ पर छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान यहाँ पर किया गया कि इसका जो प्रयोग हुआ है वो मुद्रा के रूप में यहाँ पर किया जाता रहा है। इस स्थल में कोई भी यहाँ पर आपको टकसाल गृह लेकिन यहाँ पर जो है वो रहा होगा, जिसके कारण इस तरह के यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सिक्के भी देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मांडी कहाँ है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यहाँ पर तीर्थंकर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर निर्वाण स्थल दिया हुआ है। ऋषभनाथ अष्टपद, वाशुपूज्य, समयदेश सम्मेद शिखर, नेमिनाथ उज्जयंत और महावीर पावापुरी। तो आपके दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए, बी, सी या डी में से? चलिए देखें, यहां पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको हम यहां पर थोड़ा सा बी है। और अब तक यहाँ पे जो भी कह सकते हैं तीर्थंकर हैं और उनके संदर्भित यहाँ पर जो प्रतीक हैं या निर्वाण स्थल हैं उनको हम थोड़ा सा रिवाइज भी साथ साथ कर लेते हैं। आंसर सभी को पता है, यहाँ पे बी, ठीक है। चलिए, भगवान ऋषभ, इनका जो प्रतीक है वो कौन सा है? बैल है, ठीक है। और इनका जो निर्वाण स्थल है वो कौन सा था? अष्टापद यहाँ पर पर्वत है। इसी तरह दूसरा यहाँ पर कौन है? अजितनाथ है, ठीक है। अजितनाथ का देखिए तो यहाँ पर आपको प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक है वो हाथी है और समेत यहाँ पे जो शिखर है इनका निर्वाण स्थल है। तीसरा यहाँ पर देखिए तो संभवनाथ है, इनका प्रतीक घोड़ा है और इनका भी समेत शिखर यहाँ पर है। अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक बंदर है और निर्वाण स्थल इनका भी दिखाया तो आपको समेत शिखर है। सुमतिनाथ, इनका जो प्रतीक है वो बतख है, निर्वाण स्थल इनका भी दिखाया तो समेत शिखर है। पद्म प्रभा यहाँ पर देखा जाए, कमल यहाँ पर है, इनका प्रतीक समेत शिखर यहाँ पर इनका प्रतीक स्थल है। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक जहाँ पे प्रतीक है। समेत शिखर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर सभी का है सिवाय 2 लोगों को यहाँ पर छोड़ करके। इसके अलावा चंद्रप्रभा का चंद्रमा है। सुविधिनाथ स्वामी या पुष्पदंत का प्रतीक जो है मकर या मगरमच्छ है। शीतलनाथ का विशिंगट्री या श्रीवस्त है। श्रेयांसनाथ का यहाँ पर गैंडा है। वाशुपूज्य का यहाँ पर आपको भैंस है। और सभी का यहाँ पे देखा है निर्वाण स्थल जो है आपको सिर्फ 2 लोगों का छोड़ के, भगवान जो ऋषभ हैं इनका यहाँ पर निर्वाण स्थल अष्टापद है, पर्वत है, जबकि वाशुपूज्य का देखा जाए तो आपको चंपा नगरी है। बाकी सभी का यहाँ पर आपको जो स्थल है वो कौन से हैं? आपको समेत शिखर है। इसके अलावा 24 जो तीर्थंकर थे उनमें यहाँ पर आप देखें तो विमलनाथ जो तीर्थंकर थे इनका जो प्रतीक है वो सूअर था और निर्वाण जो स्थल था यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सभी का समेत शिखर यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफी सारे लोगों का है। अनंतनाथ का प्रतीक भालू या बाज है, समेत शिखर है। धर्मनाथ स्पाइक हेडेड क्लब या वज्रदंड, समेत शिखर यहाँ पर निर्वाण स्थल है। शांतिनाथ का प्रतीक आपको हिरण रहा, समेत शिखर इनका भी निर्वाण स्थल। कुंदुनाथ का यहाँ पर बकरा प्रतीक है तो समेत शिखर इनका भी निर्वाण स्थल है। अरनाथ का मछली यहाँ पर प्रतीक है और समेत शिखर यहाँ पर
मल्लिनाथ का यहाँ पर पानी का जो बर्तन है वो प्रतीक है समित शिखर। मुनि सुव्रत का कछुआ यहाँ पर प्रतीक है और समित शिखर यहाँ भी इनका। नमिनाथ और नेमिनाथ इनका नीली कमल है और शंख है। नमिनाथ का नीली बतख है, नेमिनाथ का शंख है जो प्रतीक है। और समेत शिखर यहाँ पर आपको देखा जाए तो नेमिनाथ का आपको निर्वाण स्थल है, जबकि नेमिनाथ का आपको देखा जाए तो रैवतगिरी है। इसी तरह पार्श्वनाथ का अगर हम देखें तो इनका प्रतीक चिन्ह सांप है और समेत शिखर इनका भी आपको निर्वाण स्थल है। और महावीर का देखा जाए तो शेर आपको प्रतीक है और पावापुरी इनका यहाँ पर निर्वाण स्थल है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक रिवीजन हो गया हमारा जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहां पे सत्य है। पहला, सातवाहन नरेश जो है प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल एक सही है, दूसरा केवल दो सही है, एक और दो सही है। सी है कि केवल दो सही है और डी कहता है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर बताइए। सातवाहन या कह सकते हैं इंग्लिश में हम देखें तो विच रेफरेंसेस टू द सातवाहन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो है वो है बी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मौर्य काल के पतन के बाद अगर हम देखें तो दक्कन में जो है सातवाहनों की सत्ता आपको देखने को मिलती है। शासनकाल इनका शुरू होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि यहाँ पर इस वंश के यहाँ पर एक प्रतापी यहाँ पे राजा हुए, शासक हुए। इस वंश को इन्होंने सर्वोच्च शिखर पर इनके द्वारा पहुंचाया गया। सातवाहनों ने देखें तो प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया और सातवाहन राजा जो हैं हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना भी की है। सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी यहां पर उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ यहां पे शासक दिए हैं, दूसरी तरफ यहां पे राज्य दिया है, ठीक है। तो राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो बताइए यहां पर एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से यहां पर एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं आंसर है आपका डी। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो थे उन्होंने यहां पर जौनपुर के संदर्भित यहां पर हैं। बाकी यहाँ पर बाकी तीनों सही हैं, जहां राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़ और मलिक राजा फारूकी खानदेश से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर सुमेलित किया था। सूचियों के नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ उनके रचयिता हैं, जैसे रागमाला सोमनाथ, रस कौमुदी वेंकटरामन, राग विबोध पुंडरीक विठल और चतुर्दंडी प्रकाशिका श्रीकंठ। तो ये बताइए यहाँ पर आपको कौन सा इसमें के संदर्भ में आपको सही उत्तर होगा। कूट यहाँ पर देख लेते हैं। कूट क्या है, ए है 3 4 1 2, बी है 4 2 1 3, सी है 2 3 4 1 और डी है 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप एक बार इसको देख सकते हैं कौन कौन से हैं, उनको मिलान कर लीजिए और उसके हिसाब से यहाँ पर अपना एक कूट आप चयन कर सकते हैं। मिलान करके आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपका एक कूट दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए ए बी सी डी में से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर रहेगा ए है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन के पर्पस से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पुंडरीक के जो विठल थे, इन्होंने रागमाला नाम की यहाँ पे किताब लिखी और उन्होंने सदग्र चंद्रोदय राग मंजरी जैसी यहाँ पर किताबें भी लिखी हुई हैं। राजा मानसिंह के निर्देश पर उन्होंने राग मंजरी लिखी और इस किताब में उन्होंने रागों को वर्गीकृत करने के लिए परिवार राग व्यवस्था का भी यहाँ पर आपको इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा लिखी गई है। संगीत पर देखा जाए तो एक संस्कृत कृति है। इस कृति में संगीत नृत्य 9 रसों से जुड़े यहाँ पर विषयों पर आधारित है। साथ ही इसमें महिलाओं, खासकर नृत्य करने वाली महिलाओं के बारे में यहाँ पर अलंकरण के बारे में उनके बताया गया है। राग विबोध और सोमनाथ की जो रचना है दक्षिण के कर्नाटक संगीत, उत्तर के हिंदुस्तानी संगीत के बीच यहाँ पर एक दिलचस्प कड़ी है। और वेंकट माखी जो है कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ थे
उन्होंने अपनी चतुर्दंडिक प्रकाशिका के लिए मशहूर हैं और किताब में देखा जाए तो रागों को वर्गीकृत करने के लिए यहाँ पर मेलाकर्ता प्रणाली के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो यहाँ पे कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए है, दूसरे का कारण यहाँ पे बताया गया है। जो अभिकथन है कहता है कि यहाँ पर आपको मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक यहाँ पे सैनिक राज्य था और कारण है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यहाँ पे ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों यहाँ पे सत्य हैं लेकिन किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि आर ए सत्य है आर गलत है। चौथा ए गलत है किंतु आर यहाँ पे सत्य है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी या डी, मुगल वंश से संबंधित यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पे ए है। ठीक है, मुगल साम्राज्य देखा जाए तो एक सैनिक शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्थाकारी यहाँ पर आपको शासन पद्धति थी जिसमें नियंत्रण और संतुलन का प्रभावी यहाँ पे समायोजन किया गया है। मनसबदारी यहाँ पर आपको व्यवस्था अपनाई गई थी और सैन्य अधिकारियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास के तहत किया जाता था। इसके तहत मुगल काल में देखें सैन्य प्रशासन के जो प्रमुख मीर बख्शी हुआ करते थे और व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग और सैनिकों की उपस्थिति की जांच भी यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता था। अतः प्रश्न में दिए गए कथन की पुष्टि के कारण यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही विकल्प यहाँ पर आपको सही है। अगला क्वेश्चन, फवायदुल फवाद नामक यहाँ पर पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था किसके द्वारा? अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या हसन निजाम? तो यहाँ पर बताइए इस क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण निम्नलिखित में से यहाँ पर इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था इस पुस्तक का? ए, बी, सी या डी में से? फवायदुल फवाद। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर है ए, फवायदुल फवाद। देखा जाए तो यह पुस्तक जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का यहाँ पर एक विवरण प्रस्तुत करता है और इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजनी ने। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल से ये संबंधित थे लेकिन किसी के राजकीय संरक्षण में ये नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की यहाँ पर स्थापना की है? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान? ए, बी, सी या डी? रणजीत सिंह ने किस स्थान पे अदालत ए आला की स्थापना की है? ए, बी, सी, डी, अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान? देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, लाहौर में। देखा जाए तो राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर अदालत ए आला की यहाँ पर स्थापना की है और ये जो है लाहौर में ही यहाँ पर तोप निर्माण का कारखाना भी यहाँ पर इनके द्वारा खोला गया। रणजीत सिंह ने देखा जाए तो स्थायी सेना फौजे आइन के नाम से यहाँ पर जानी जाती थी और उस समय एशिया में ये दूसरे स्थान पर इनकी सेना थी। राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर के रूप में भी यहाँ पर आपको परिवर्तित कराया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? पहला, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था ये। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी कहता है ना तो 1 और ना ही 2। तो ये बताइए वायकोम सत्याग्रह के संबंध में दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? एक सही है, दोनों सही हैं या कोई यहाँ पर दोनों ही सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, ए, बी, सी या डी? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर। देखिए है सी है, अर्थात 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही सही हैं। वायकोम सत्याग्रह 1924 में यहाँ पर देखिए तो केरल के त्रावणकोर में चलाया गया और अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व किया था टी.के. माधवन, के केलप्पन और के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं के द्वारा। साथ ही सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना यहाँ पे समर्थन दिया था और 1925 ईस्वी में क्षेत्र का यहाँ पर उनके द्वारा दौरा भी किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? ए है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है सुभाष चंद्र बोस।
तो बताइए यहाँ पर इसमें से किन नेता के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन का कभी भी अध्यक्षता नहीं की गई है, ए, बी, सी या डी में से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर है बी, लाला लाजपत राय जो है उनके द्वारा 1920 में कलकत्ता अधिवेशन का यहाँ पर देखा जाए तो अध्यक्षता की गई। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में बनारस में और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा में यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्षता की गई है। सिर्फ किसके द्वारा नहीं की गई है तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। तो बताइए नौजवान सभा 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, ए, बी, सी या डी में से। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे। देखिए आंसर है डी, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और यशपाल तथा छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में यहाँ पे नौजवान सभा को गठित किया था। भगत सिंह जो थे इस सभा के यहाँ पे महामंत्री थे, जबकि भगवती चरण बोहरा ने महासचिव का यहाँ पर दायित्व संभाला था। अप्रैल 1928 में देखें अमृतसर में हुए सम्मेलन में सभा का यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया गया और अंबिका चक्रवर्ती इस सभा में यहाँ पर संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा, अंबिका चक्रवर्ती आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ए है जोनाथन डंकन, बी है सर विलियम जोन्स, सी है वॉरेन हेस्टिंग और डी है विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था, ए, बी, सी या डी? चलिए यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पे देखिए आंसर है बी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को यहाँ पर की गई थी और स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। कहाँ की थी? कलकत्ता में। इसकी स्थापना के समय देखा है तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे और सोसाइटी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद जो है वो आंग्ल भाषा में यहाँ पे किया जाना। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को यहां पर अधिक बल प्रदान किया है? ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय सरकार अधिनियम 1858, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ए, बी, सी, डी में यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं, ए, बी, सी या डी? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर क्या है। देखिए आंसर यहाँ पर है ए, ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनके प्राधिकार को यहाँ पर अधिक बल प्रदान किया गया। वर्ष 1861 में अगर हम देखें तो अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का वायसराय था और कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली का के आरंभकर्ता के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प को चुनिए। पहला है 3, 2, 1, 4, बी है 1, 2, 3, 4, सी है 4, 3, 2, 1 और डी है 1, 4, 2, 3। तो कौन सा काम यहाँ पे जो कार्यक्रम है या घटनाएं हैं जो पहले हुई और कौन सबसे बाद में हुई, उनको सही से क्रम में लगाने के बाद आपका कूट यहाँ पर कौन सा होगा? चौथा क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी में से? शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। चलिए आइए इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर यहाँ पे देखिए ए है। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में देखिए भारत सरकार अधिनियम को यहाँ पर कामकाज की जांच करने के लिए, प्रशासन की प्रणाली और सुधारों को सुझाव देने के लिए 1927 में एक आयोग यहाँ पे नियुक्त किया था और इस आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन के नाम पर। यहाँ पे साइमन आयोग यहाँ पर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इसका गठन किया गया 15 अगस्त 1928 को अगर हम देखें तो इसे पेश की गई नेहरू रिपोर्ट
और भारत के लिए एक नए डोमिनियन की यहाँ पर स्थिति की मांग की गई। यह रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीयों को संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर दिया गया एक जवाब था। इसके बाद शारदा अधिनियम देखा जाए तो 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। और दांडी मार्च अगर हम देखें, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर देखा जाए सबने अवज्ञा के कार्य था और मार्च 12/1930 से 6 अप्रैल 1930 तक देखा जाए तो यहाँ पर ये चला। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका आपका सही क्रम है। साइमन कमीशन 1927, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 19 शारदा अधिनियम 1929 और 1930 में यहाँ पर देखा जाए तो दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष यहाँ पे प्रकाशित हुई? 1900 एडी, 1901 एडी यानी कि 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ए, बी, सी या डी में से? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर। देखिए आंसर है बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब को देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1901 में यहाँ पर आपको प्रकाशित हुई। दादा भाई नौरोजी ने उस समय भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन का यहाँ पर उन्हें कहा जाता था और इस किताब में उन्होंने अंग्रेजों की भारत की संपत्ति कैसे यहाँ पर छीन ली और इसकी अवधारणा को यहाँ पर सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो है वो है बी, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ए है मुजफ्फर अहमद, बी है नलिनी गुप्ता, सी है शौकत उस्मानी, डी है एम अंसारी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। ए, बी, सी, डी में से यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए है डी। ठीक है, कानपुर के बोल्शेविक षड्यंत्र मामला 1924 में ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया और एक विवादास्पद अदालती यह मामला था। इस मामले में देखा जाए तो भारत के नए उभरे हुए कम्युनिस्टों को सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। इस पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का यहाँ पर मुकदमा चलाया गया और इस मामले में देखा जाए एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगार वेलू चेट्टियार, गुलाम हुसैन जैसे कुछ नए कम्युनिस्टों को सरकार ने यहां पर आपको गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरना सॉल्ट वर्क पर यहां पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए हैं। धरना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर या फिलिप स्प्रेट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरना सॉल्ट वर्क्स वाज, कौन थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के यहाँ पर आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आप जानते हैं 1930 में हुआ। ठीक है, और सरोजनी नायडू अगर हम देखें तो इसमें थी। इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरना नामक नमक कारखाने पर यहाँ पर एक धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया। और इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका की न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार देखा जाए वेब मिलर ने यहाँ पर आपको किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, बी है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, सी है 1, 2, 3, 4 और डी है 3, 2, 4, 1। तो विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालक्रम इन चारों में से किसका कौन सा है? कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी में से? चलिए ये देखते हैं इस क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या है। देखिए रॉल्फ फिच, ठीक है, ने 1583 में महारानी एलिजाबेथ
प्रथम का पत्र लेकर यहाँ पर भारत आए। उसके बाद विलियम हॉकिंस जो हैं वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि थे और 1608 में भारत से के सूरत में आते हैं। 1609 में उन्होंने सम्राट जहांगीर के एक फैक्ट्री बनाने की यहाँ पर अनुमति मांगी। उसके बाद निकोलस डाउनटन 1614 में भारत आया, जबकि अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो जो है 18 सितंबर 1615 को सूरत बंदरगाह पे यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो 2000 देखा जाए 21 में यहाँ पर जो हिस्ट्री के रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पर 18 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आज प्रैक्टिस के रूप में देखा है। अब दूसरा जो स्टेट हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए साइंस में देखा जाए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के तहत यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। पहला क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। बी है यहाँ पे देखिए हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फॉस्फेट है। सी है दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल है। और डी है अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये बताइए इनमें से यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ए, बी, सी या डी में से। चलिए आइए देखते हैं यहां पे। देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि जैसे कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, और साथ ही यहाँ पर आप सूचियों को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आरओ को लेकर 2016 में पूछा गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार आपको प्रश्न यहाँ पर आपको आते हैं। ठीक है, इसका आंसर चेक करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर भी एक सूची पूछी गई, जैसे कि हड्डियों उपस्थित है, सिरका उपस्थित, दूध में खट्टा होना, फलों का पकना, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है लैक्टिक एसिड, एथिलीन, एसिटिक एसिड और कैल्शियम फॉस्फेट। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखिए तो बिहार बीपीएससी 68 बीपीएससी में एसिटिक अम्ल को लेकर पूछा गया कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। टमाटर, मिट्टी के तेल, सिरका उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए एसिटिक अम्लों को लेकर के इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको आते हैं, उनको हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, डिस्कस करिए, जो भी है रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन इससे आए हैं वहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या है, उसको संदर्भित यहाँ पे जो स्रोत है उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जो सिरका होता है इसका जो एक प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ पे इसका जो अम्ल होता है कौन सा है, एसिटिक अम्ल है। इसी तरह संतरा में देखा जाए कौन सा अम्ल आपको पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है, खट्टा होता है। इमली में देखा जाए तो आपको टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में देखिए तो आपको ऑक्सैलिक अम्ल होता है। खट्टा यहाँ पे दूध है या दही अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पर आपको लैक्टिक अम्ल होता है। इसी तरह नींबू को देखें तो इसमें भी आपको सिट्रिक अम्ल है। चींटी के डंक में देखें तो मेथनोइक अम्ल होता है, और यहाँ पर निटल के डंक में भी देखा जाए तो आपको मेथनोइक अम्ल होता है। तो यहाँ पर इस तरह के जो प्राकृतिक स्रोत हैं या उनमें कौन से एसिड पाया जाता है उसको लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। यहाँ पे देखिए जो उत्तर यहाँ पर आपको है सी है, दूध का जो खट्टा होना है वो लैक्टिक अम्ल है। सिरका में जो उपस्थित अम्ल है वो एसिटिक अम्ल है। हड्डियों में जो उपस्थित यहाँ पे यौगिक है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और अमाशय रस में उपस्थित जो अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं और जिसमें से एक अभिकथन ए है, दूसरे का कारण आर है। अभिकथन ए है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण बी है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन यहाँ पे अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है आर ए दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है यहाँ पे ए सत्य है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर बताएं, ए बी सी डी में यहाँ से इसका राइट आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और जो कि मनुष्य की यहाँ पर देखा है सामान्य वृद्धि है उपापचयी क्रियाओं के लिए यहाँ पर आवश्यक होते हैं। विटामिन देखा जाए तो विभिन्न क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं, साथ ही वहाँ पर उन्हें नियंत्रित भी आपको विटामिन के द्वारा किया जाता है। इन्हें अक्सर हम सहायक आहार भी यहाँ पर कहते हैं, और मानव शरीर अपने लिए यहाँ पर देखा है तो आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, विटामिन के विटामिन डी को यहाँ पर छोड़ करके। अतः कथन असत्य है। शरीर के उचित विकास के लिए यहाँ पर विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये यहाँ पर आपको सत्य है। तो कथन सत्य है और कारण यहाँ पर देखा जाए तो आपको कथन यहाँ पर असत्य है, कारण यहाँ पर आपको सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, दूसरे उनके स्रोत दिए हुए हैं। विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल और विटामिन बी धान का चोकर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा जो है विटामिन या कह सकते हैं सूची या कह सकते हैं युग्म जो सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ए, बी, सी या डी में से। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर जो है देखिए यहाँ पे विटामिन ए है, विटामिन सी है जो है कि आपको नींबू में पाया जाता है। विटामिन ए जो है आपको देखा है तो यहाँ पर आपको संतरा नहीं होगा बल्कि नींबू है। नींबू में देखा है तो एक खट्टा फल है और खट्टे फल में देखा है तो आपको विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ए है फोलिक अम्ल, बी है राइबोफ्लेविन, सी है नियासिन और डी है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 4 का पे आंसर बताइए। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ए, बी, सी या डी में से। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित कौन सा विटामिन जो आवश्यक है? विटामिन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आपको रेटिनॉल की उसकी यहाँ पर आपको आवश्यकता होती है, जो कि आपको विटामिन ए भी हम यहाँ पर इसको कहते हैं, जो कि रतौंधी जैसी समस्याओं से भी यहाँ पर आपको दूर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग आपको होता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी या फिर यहाँ पर चेइलोसिस। क्वेश्चन नंबर 5, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ये आपको बताना है, ए, बी, सी या डी। देखिए आइए इसका आंसर यहाँ पे देखने से पहले मैं आपको सारे जो स्रोत हैं उनसे कमी से होने वाले यहाँ पे जो रोग हैं वो भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर इस भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखें तो चेलोसिस जो है राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाले रोग हैं। बाकी यहाँ पे रिवीजन के संदर्भ में यहाँ पे विटामिन को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनको हमेशा ध्यान रखें, रिवाइज कर लें। विटामिन को लेकर के देखिए यहाँ पे उनके नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग, जो कि हमेशा विटामिन में आपको इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो जैसे विटामिन ए का यहाँ पर आपको एक नाम होता है जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। स्रोत क्या है? गाजर, दुग्ध उत्पाद और लीवर तेल। कमी से देखा जाए तो रोग हो जाता है रतौंधी और ज़ेरोफ्थाल्मिया। इसी तरह विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, ये इसका जो स्रोत है खमीर है, अंडा है, दूध है, पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, मछली है और साबुत अनाज से यहाँ पर इसकी प्राप्ति होती है। और अगर आप इसका सेवन नहीं कर रहे हैं या इसकी कमी है तो आपको बेरी यहाँ पे रोग हो सकता है, जिससे परिधीय तंत्रिका तंत्र संबंधी क्षति का सामना करना पड़ेगा। तीसरा विटामिन B2 है जिसे हम राइबोफ्लेविन भी यहाँ पर कहते हैं और इसकी जो स्रोत है सोयाबीन है, हरी सब्जी है, खमीर है, अंडे का सफ़ेद भाग है, दूध है, लीवर है, किडनी है, यहाँ पर इन सारी चीज़ें इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और अगर आप इसका सेवन नहीं कर रहे हैं तो चिलोसिस मुंह, होंठ और जीभ के कोनों पर घाव की एक स्थिति आपको देखने को मिलती है। इसी तरह विटामिन B3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, लीवर और किडनी इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसे हम पेलाग्रा के नाम से जानते हैं। विटामिन B5 जिसे हम पैथोथेनिक एसिड भी यहाँ पर आपको कहते हैं, मशरूम, एवोकाडो, अंडे की जर्दी और सूरजमुखी तेल इसके आपके बेहतर स्रोत माने जाते हैं। और अपर्याप्त वृद्धि यहाँ पर आपको देखा है तो ग्रोथ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती है, जो कि एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B9 और विटामिन B12। विटामिन B6 को देखिए यहाँ पे जो नाम है पायरोडॉक्सिन और यहाँ पर मांस, अनाज, दूध, साबुत अनाज और अंडे जो होते हैं इसके स्रोत माने जाते हैं। यदि मान लीजिए आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कन्वल्शनल चेतना हानि के साथ मांसपेशियों पर नियंत्रण न रहने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं, लीवर, किडनी, दूध, अंडे की जर्दी, सब्जियां, अनाज जैसे यहाँ पर आपको स्रोत इसके हैं। और अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो अवसाद, बाल झड़ना, मांसपेशियों में दर्द, आपको एक समस्या इसका सामना करना पड़ता है। विटामिन B9 को देखें तो इसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर अंडा, मांस, चुकंदर की जड़, पत्तेदार सब्जियां, अनाज, खमीर यहाँ पर आपको इसके स्रोत माने जाते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया का रोग, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर एक रोग से आप ग्रस्त होते हैं।
विटामिन B12 जिसको हम साइकोब्लामिन भी यहाँ पर आपको कहते हैं, मांस, मछली और डेयरी खाद्य उत्पाद इसके एक तरीके से बेहतर स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से यहाँ पे घातक एनीमिया, मांसपेशी और तंत्रिका का पक्षपात, अधिक थकान, मनोभ्रंश और अवसाद जैसी यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से विटामिन C जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी यहाँ पर कहते हैं, इसमें खट्टे फल, पपीता, अंकुरित अनाज देखा है इसके स्रोत हैं। स्कर्वी यहाँ पर इससे होने वाला रोग है। इसी तरीके से विटामिन D जिसको हम कैल्सीफेरल भी यहाँ पर आपको कहते हैं, सूर्य का प्रकाश और दुग्ध उत्पाद इसके यहाँ पर आपके स्रोत माने जाते हैं। सूखा रोग जिसे हम रिकेटस भी कहते हैं, बच्चों में यहाँ पर आपको होने वाला एक प्रमुख रोग है। बच्चों में एक और भी रोग यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलियोमैलेशिया, जो एडल्ट्स में यहाँ पर आपको होता है वो है। विटामिन E जिसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं, फल, सब्जियां और सूरजमुखी तेल इसके स्रोत माने जाते हैं। और प्रजनन संबंधी विकार, मस्तिष्क पक्षाघात, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, पित्त रोग, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम जैसे यहाँ पर आपको रोग इसमें देखने को मिलते हैं। और विटामिन K जिसे हम फैलोक्विनोन भी यहाँ पर आपको कहते हैं, और पत्ता गोभी, पत्तेदार सब्जियां यहाँ पर इसके बेहतर स्रोत हैं। खून का थक्का जमने की समस्या यहाँ पर आपको मूल समस्या इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर विटामिन वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर इसको लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। जो बाकी यहाँ पर आपको आंसर जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं A का, अभी विटामिन A का रासायनिक जो नाम है रेटिनॉल है। इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? मैकुलम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो मैकुलम ने यहाँ पर की थी। इसका स्रोत हमने यहाँ देख लिया, गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछली युक्त तेल। इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बात करें तो रतौंधी, ज़ीरोफ्थैल्मिया संक्रमण का खतरा होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े यहाँ पर फूल जाते हैं। स्रोत नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी, खट्टे फल होते हैं। विटामिन D जिसका रासायनिक नाम यहाँ पे कैल्सीफेरल है, उसकी कमी से रिकेटस रोग यहाँ पर होता है। और विटामिन B का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, उसकी कमी से यहाँ पे एनीमिया का यहाँ पे त्वचा रोग होता है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे देख लिया था, सामान्य दृष्टि होने वाले कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे रेटिनॉल इसका यहाँ पर आंसर है। तो रेटिनॉल के बारे में भी हमने यहाँ पे स्रोत और उसकी त्वचा से होने वाले रोगों के बारे में हमने देखा कि इसकी कमी से प्रभाव से जो कार्निया की जो आपकी त्वचा होती है आंखों की, उसकी कोशिकाओं की सल्की भवन, रतौंधी जो होते एक तरीके की समस्या होती है, वृद्धि हो जाती है और उसके कारण वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता, अवरुद्धन की एक समस्या होती है। कैरोटोमैसिया नामक यहाँ पे जो मांसपेशियाँ, उसमें यहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर ये समस्या ना होने पाए इसके लिए दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, पालक आदि विटामिन A के अच्छे स्रोत हैं जिनको आपको सेवन करना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 यहाँ पर पूछा गया था कि राइबोफ्लेविन की कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होता है, तो चेलोसिस यहाँ पर इसका आंसर होता है, जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पर जो कटे फटे के जो निशान हैं किनारे आपको देखने को मिलते हैं। ये भी देखा जाए तो विटामिन B12 जो है राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला एक रोग है। और विटामिन की कमी से होने वाले अन्य रोग त्वचा के फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं और शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक का भी यहाँ पर आपको काम करते हैं। बेरी जो है B1 की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन C की। विटामिन B3 से आपको देख सकते हैं पेलाग्रा रोग होता है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर आपको मैटर और एंटी मैटर है, जिसको हम प्रोटॉन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बीच में आपको है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आपको इसको एक चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन के यहाँ पर एक आपको स्थिति इसमें दिखाई गई और एंटी जो है वो आपको एंटी प्रोटॉन आपको है। पॉजिट्रॉन यहाँ पर आपको इसका एक चक्कर आपको दिखाई पड़ता है और इन दोनों की एक स्थिति आपको इसमें दिखाई गई है। ऐसे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उसको यहाँ He42 का यहाँ पर आपको संदर्भित है। उत्तर यहाँ पर आपको देखें तो उसका आंसर होगा बी। न्यूट्रिनो देखें तो एक शून्य आपको आवेशित कण होते हैं और इसकी जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी पाउली के द्वारा। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन जो होता है एक धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे स्थायी मूल कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण पॉजिट्रॉन है वह एंटी इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी आपको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का।
नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिकली आपको दे तो दिया गया है, मैंने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस आपको बेसिकली ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे C65H72 Mg N4O5 और उसके संदर्भ जो फार्मूलाज हैं डीएनए के हैं, यहाँ पे आपको जो फार्मूला है वहाँ पर आपको आरएनए के आपको देखने को मिलता है। और इस संदर्भ में इसलिए इसका जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। आंसर यहाँ पे देखिए डी है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपको बनते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन आपको उपस्थित नहीं होता है। जबकि क्लोरोफिल, आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में आपको पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि यहाँ पर आपको पोषक पदार्थ के तौर पर हमारे लिए जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट में कोई नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ठीक है, पफबॉल, सेवॉल, लाइकेन, मास। तो यहाँ पर ये बताइए, अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो इसकी सूचक के रूप में सबसे पहली चीज हमें क्या दिखाई देता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी में से? चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आपका सी है। जो लाइकेन होते हैं वो वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में आपको कार्य करते हैं। ये इसे स्वच्छ हवा की यहाँ पर आवश्यकता होती है, उसी में इनका यहाँ पर आपको विकास होता है। और यदि यहाँ पर आपको प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये आपको नष्ट होने लगते हैं और ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति में ये पूरी तरीके से आपको नष्ट हो जाते हैं। लाइकेन जो होते हैं उन्हें थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति मानी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे इन्हें कवक और शैवाल के बीच की कड़ी भी यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों से मिलकर आपको बने होते हैं। कवक और व शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंध को हम यहाँ पर एक सहजीवी संबंध भी यहाँ पर आपको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या ध्वनि? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर बताएं। ए, बी, सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? रिगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व में मापन में होता है? ए, बी, सी या डी? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आंसर है यहाँ पर ए। रिगलमैन देखा जाए तो आपको जो स्केल का प्रयोग किया जाता है वो आपको धुएं के घनत्व के मापन में, ध्वनि के मापन में डेसिबल का और जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में शर्करा का जो स्तर है सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किसमें? ठीक है, MM/Hg के रूप में या मिलीग्राम प्रति डेसी के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में या ग्राम प्रति लीटर के रूप में? तो यहाँ पर बताइए, रक्त में जो शर्करा के स्तर का मापन किया जाता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम किस यहाँ पे सूचक का प्रयोग करते हैं? ए, बी, सी या डी में? आसान सा है, आप कभी अगर आपने टेस्ट कराया होगा तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। आंसर है आपका बी। देखिए, रक्त में शर्करा का जो स्तर सामान्यतः होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में यहाँ पे आपको प्रदर्शित किया जाता है और सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर यहाँ के बीच होती है। कभी भी टेस्ट कराया जाए तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली या वनस्पति कली? लौंग आपने देखी होगी, आपने मसालों के रूप में भी यहाँ पर यूज़ होती है, पान लोग खाते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। तो बताइए, लौंग जो होती है वो इसका किसका निरूपण करती है? ए, बी, सी या डी में से? चलिए आइए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आंसर यहाँ पर है सी। लौंग जो होती है फूल कली का यहाँ पर आपको निरूपण करती है। ध्यान रखिएगा, लौंग जो है वो मटेंसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा के नामक माध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई यहाँ पर पुष्प कलिका होती है। लौंग एक प्रकार का आपको मसाला है और इसे औषधि के रूप में भी देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लौंग के बारे में ये सब तथ्य यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के और भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि लौंग के बारे में पूछेगा, हो सकता है किसी अन्य के बारे में भी ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जाते हैं। जाते जाते एक और क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों को टापा कपड़ा बनाया जाता है? ठीक है, असली,
पिएडेसी, मोरेसी, ग्रेमिनी या मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पर आंसर दीजिए ए बी सी डी। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा यहां पर आपको बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसका आंसर यहां पे देख लेते हैं। देखिए मोरेसी कुल, ठीक है, क्वेश्चन यहां पर आंसर हो जाएगा बिल। मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा यहां पर बनाया जाता है। टापा कपड़ा जो होता है विशेषता कैसा होता है? पेड़ों के छाल से बनाया जाता है और इसके लिए सहतूत या अंजीर के पौधों का मूल रूप से प्रयोग करते हैं। ये मोरेसी कुल के पौधे होते हैं और जो टापा कपड़ा होता है मुख्यतः टोंगा, समोआ और फिजी के आदि देशों में यहां पर आपको बनाया जाता है। इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे हवाई द्वीप में इसे कापा कहते हैं, वहीं फिजी में इसे ऊहा कहा जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम यहां पर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।